बच्चों, इस वीडियो में हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करेंगे जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो ये 12th का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। किसी भी एग्जामिनेशन को ले लो, चाहे वो कंपटीशन का हो या आपके बोर्ड्स का है, और बोर्ड्स में भी चाहे वो किसी भी बोर्ड का हो, सीबीएसई बोर्ड का हो या कोई भी स्टेट बोर्ड का हो, उसके हिसाब से अगर देखें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एक बहुत ही बेसिक चैप्टर है। इसे 12th का मैकेनिक्स तुम बोल सकते हो। जिस तरीके से 11th में मैकेनिक्स का बहुत इंपॉर्टेंस है, सिर्फ मैकेनिक्स के अंदर ही नहीं बल्कि सिर्फ 11th में नहीं बल्कि 12th में भी कहीं भी मैकेनिक्स यूज आता है, कहीं भी आपको फोर्स या वर्क पावर एनर्जी इन चीज़ों का इस्तेमाल आता है। ठीक वैसे ही इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एक बहुत ही बेसिक चैप्टर है जो आपको बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए। तो मैं अभी आपको बताऊंगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग करेंगे क्या, ठीक है, और ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, यहाँ किसके बारे में पढ़ेंगे और वो कैसे हम लोगों को बाकी चैप्टर्स में मदद करेगा। तो देखो, जैसे कि 12th में जो 4 टॉपिक है आपके, एक आपका ऑप्टिक्स, इसको अलग कर दो, ऑप्टिक्स को अलग कर दो, और बाकी जो 3 टॉपिक है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड इलेक्ट्रिसिटी दोनों ऐड करके चलो एक ले लेते हैं। फिर उसके बाद मैग्नेटिज्म, और तीसरा आएगा मॉडर्न फिजिक्स। फिर इसके अंदर चैप्टर्स हैं, जैसे यहां पे आपको टोटल 4 चैप्टर है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, गॉस लॉ है, कैपेसिटर है और इलेक्ट्रिसिटी। मैग्नेटिज्म में भी 5 चैप्टर है और मॉडर्न में भी 3-4 चैप्टर है, लेकिन टॉपिक के हिसाब से ये 3 टॉपिक है। ये तीनों टॉपिक जो हैं, ये आपस में बहुत स्ट्रांगली जुड़े हुए हैं। 12th का ये टॉपिक जो है ये आइसोलेटेड है, ये अलग है। इसमें से वेव ऑप्टिक्स वाला जो हिस्सा है, वेव ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स तो बिल्कुल ही अलग है। जो वेव ऑप्टिक्स वाला हिस्सा है उसमें आपको 11th का एसएचएम और एसएचएम एंड वेव मोशन का यूज है। क्लियर? अदरवाइज ये आपका ऑप्टिक्स में रे ऑप्टिक्स अलग हो गया और इसमें आपका एसएचएम और वेव का यूज है, और यहां पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का भी इस्तेमाल है, जिसमें आपको इलेक्ट्रिसिटी या करंट की कुछ जानकारी यहां पे चाहिए होती है। तो कुछ हद तक ये जो इसका ये वाला हिस्सा है वेव ऑप्टिक्स, उसमें थोड़ा बहुत इसका एप्लीकेशन है, थोड़ा बहुत। लेकिन आप इन तीनों को अगर आपस में देखोगे तो ये तीनों बहुत ही स्ट्रांगली रिलेटेड है, और इस रिलेशन की वजह है चार्ज। जो हम लोग इस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ेंगे चार्ज के बारे में, चार्ज के सराउंडिंग में ही अपना सारा डिस्कशन घूमता रहेगा, चार्ज को लेके ही। तो सब में चार्ज इन्वॉल्व है। वही चार्ज अगर रुका हुआ है या मूव कर रहा है विदाउट बैटरी तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंतर्गत आ गया। जब वो कॉन्टिन्यूअस फ्लो करेगा तो इलेक्ट्रिसिटी के अंतर्गत आ जाएगा, उसमें इलेक्ट्रिसिटी हो जाएगी। यही चार्ज आपका कैपेसिटर के प्लेट पे इकट्ठा हो जाएगा तो बोलेंगे कैपेसिटर चार्ज हो गया। यही चार्ज अगर मूव करने लगा तो करंट आया और उस करंट से मैग्नेटिज्म पैदा हो जाएगा। और मॉडर्न फिजिक्स में भी इन सारे कॉन्सेप्ट्स का स्ट्रॉन्ग एप्लीकेशन है। तो कुल मिला के बात यह हो गई कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आपको पढ़ना बहुत जरूरी है, बहुत अच्छे से समझना जरूरी है, क्योंकि अगर आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अच्छे से नहीं समझोगे तो चाहे वो कैपेसिटर हो या इलेक्ट्रिसिटी हो या फिर मैग्नेटिज्म हो या मॉडर्न हो, हर जगह आपको दिक्कत आएगी। मतलब 12th का 75% पोर्शन तो यही है ऑप्टिक्स के अलावे। तो ये तीनों आपस में रिलेटेड है, और इनके सीक्वेंस में आप आगे पीछे भी नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कर सकते कि मॉडर्न आप पहले पढ़ लोगे या मैग्नेटिज्म पहले पढ़ लोगे। इनका यही सीक्वेंस है। ऑप्टिक्स को आप कहीं भी पढ़ सकते हो, शुरू में पढ़ सकते हो, बाद में पढ़ सकते हो, कभी भी पढ़ सकते हो, लेकिन इन तीनों का सीक्वेंस जो है बच्चों वो यही है। ठीक है? तो ये इंपॉर्टेंस आपको समझना होगा इस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। अगर जिस बच्चे ने इसको ढंग से नहीं पढ़ा उसे सब जगह दिक्कतें आएगी, हर जगह दिक्कतें आएगी। इसलिए आप काफी कंसंट्रेशन के साथ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को पढ़ोगे। ठीक है?
चलो, तो अब मैं यहां पे आपको पहले ये बताता हूं कि यहां पे कितने चैप्टर्स हैं, क्या क्या पढ़ना है, कब मैं क्या बताऊंगा। ओके, इसमें कुछ राइट डाउन करने का नहीं है। अब बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और इलेक्ट्रिसिटी में अपने को कितने टॉपिक्स कवर करने हैं और किस ऑर्डर में मैं वो कवर करूंगा, वो अभी आपको मैं समझाता हूं। सबसे पहले मैं आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ाऊंगा, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है। अब बुक के हिसाब से टोटल 4 चैप्टर हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, गॉस लॉ, कैपेसिटर एंड इलेक्ट्रिसिटी। ध्यान से सुनना, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, गॉस लॉ, कैपेसिटर एंड इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन बच्चों, ये डिवीजन ना बहुत सही नहीं है। इसमें से जो गॉस लॉ है वो और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, ये दोनों एक ही है। इन दोनों को फ्यूज करके एक चैप्टर बनाना चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आप अगर गॉस लॉ का एप्लीकेशन करेंगे, उस गॉस लॉ का सारा एप्लीकेशन आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ही आता है। तो खासकर अगर आप रेसनिक हैलिडे या कोई भी अच्छी बुक को देखेंगे तो उसने गॉस लॉ को इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ पढ़ाया है और उसके बाद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात की गई है। लेकिन कुछ और बुक में कुछ और सीक्वेंस होता है, तो जो मेरा सीक्वेंस है वो मैं आपको बता दे रहा हूं। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में मैं सबसे पहले आपको चार्ज के बारे में बताऊंगा, चार्ज और उसकी प्रॉपर्टी। फिर यहां पे आपका कूलम्स लॉ होगा, कूलम्स लॉ बहुत इंपॉर्टेंट। उसके बाद बात करेंगे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड की, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे। उसके बाद बच्चों हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। आप ध्यान से देखते जाओ, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब यहां से देखो मैं चेंज करता हूं, नॉर्मली फील्ड के बाद लोग तुरंत पोटेंशियल पढ़ते हैं, लेकिन हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बाद, ठीक है, तब हम लोग पढ़ेंगे गॉस लॉ, गॉस लॉ, गॉसेस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन। एक एस नहीं होता है, क्योंकि डबल एस के बाद एस नहीं लगाया जाता है, वहां पे सिर्फ ऐसे कर दोगे तो भी हो जाएगा। अब ये गॉस लॉ का यूज और इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यूज इलेक्ट्रिक फील्ड के कैलकुलेशन में ही होगा, जो आप देखेंगे। तब इसके बाद नंबर आएगा, तब इसके बाद नंबर आएगा बच्चों किसका, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। बड़ा चैप्टर है ये, देख रहे हो कितने सारे टॉपिक हैं इसके अंदर। उसके बाद तब जाके नंबर आएगा लास्ट में इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये आपको ये आप मत समझना कितने चैप्टर्स हैं, चैप्टर तो एक हुआ, हालांकि इसमें 2 चैप्टर का मिक्सिंग है। ये टॉपिक्स हैं जिसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। तो इस तरीके से चार्ज, फिर चार्ज की प्रॉपर्टी, फिर कूलम्स लॉ, नाम सुने होंगे आप, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर डिफरेंट के लिए हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन करेंगे, फिर इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ेंगे, फिर गॉस लॉ देखेंगे, फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी देखेंगे, और फाइनली हम लोग इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में पढ़ाई करेंगे। क्लियर है? ये आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आएगा। दूसरा चैप्टर जो होगा वो होगा कैपेसिटर, दूसरा चैप्टर होगा कैपेसिटर। और बच्चों तीसरा चैप्टर जो होगा वो होगा इलेक्ट्रिसिटी, तीसरा चैप्टर होगा करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है ना, करंट इलेक्ट्रिसिटी। पूरा नाम अगर लिखें तो करंट इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट भी बोलते हैं। इसमें रेसिस्टेंस आएगा, इसमें कैपेसिटर। तो इस तरीके से टोटल 3 चैप्टर है और ये सब मिलके आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड इलेक्ट्रिसिटी के अंतर्गत आता है। कुछ लोग यहां भी सीक्वेंस में उल्टा पुल्टा करते हैं, 3 को पहले पढ़ाते हैं, 2 को बाद में। लेकिन बच्चों जो जेन्युइन आपका अच्छा टेक्स्ट बुक है उसका सीक्वेंस वही है जो मैंने आपको लिख के दिया है, क्योंकि सबसे मानी हुई बुक जो अभी है ऑथेंटिक फॉरेन राइटर की रेसनिक हैलिडे, उससे बढ़िया बुक नहीं है। उसमें जो आपको सीक्वेंस है, और जब आप पढ़ोगे भी तो आपको लगेगा कि नहीं ये सीक्वेंस है पढ़ने के लिए सबसे बेहतर। ओके, इसके बाद हम लोग मैग्नेटिज्म में जाएंगे। तो इतना टॉपिक हम लोग इसमें कवर करेंगे। तो आज सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, चार्ज से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको, उससे ही पहले मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का डेफिनेशन दूंगा,
उसके ऊपर भी बहुत सारी कंट्रोवर्सी है, आप इसे चाहें तो लिख भी सकते हैं। अब बच्चों बात करते हैं कि आखिर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते किसको है। देखो इसके डेफिनेशन को लेके भी बहुत सारी कंट्रोवर्सी है। जैसे यहां पे देखो लिखा हुआ है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब सुनने में ऐसा लगता है इलेक्ट्रो और स्टैटिक्स अगर अलग अलग करें तो इलेक्ट्रो से इलेक्ट्रॉन या चार्ज का सेंस आता है, और स्टैटिक का मतलब होता है रुका हुआ, है ना, मतलब कि चार्ज एट रेस्ट। मतलब कि आपको ये ज्यादातर लोग इसको ऐसे डिफाइन करेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फिजिक्स की वो ब्रांच है जो आपको चार्ज की उस अवस्था को डील करती है, मतलब इट डील्स विथ चार्ज एट रेस्ट। मींस इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चार्ज कैन नॉट मूव, चार्ज ऑलवेज रिमेन एट रेस्ट। मतलब कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चार्ज चलेगा ही नहीं। यह बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं है। यहां पे एक चीज समझो, यहां पे अब जब आप आगे बढ़ोगे, जब इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ोगे, उसी में आपको मैं चार्जिंग का प्रोसेस वगैरह पढ़ाऊंगा, इंडक्शन बताऊंगा, ऐसी ढेर सारी चीजें आपको आएंगी जहां आप चार्ज का मूवमेंट देखोगे, चार्ज मूव कर रहा है, और वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ही आपको पढ़ना है। मतलब कि एक स्फीयर चार्ज है, दूसरा स्फीयर अनचार्ज है, दोनों को वायर से कनेक्ट करोगे तो चार्ज फ्लो होके जाएगी, और वो आप यहीं पढ़ोगे, तब तक फ्लो होगी जब तक कि पोटेंशियल सेम ना हो जाए। ये आगे की बात है, अभी आप नहीं समझोगे। या फिर इंडक्शन की बात करेंगे, अगर मान लो किसी बॉडी के सामने अगर कोई अनचार्ज बॉडी के सामने कोई चार्ज बॉडी लेके आओगे, तो वहां उसके अंदर अगर वो कंडक्टर है तो इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होगा तब तक जब तक कि अंदर का नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो ना हो जाए। तो मूवमेंट हुआ कि नहीं, तो ये भी तो आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नहीं पढ़ोगे। तो सामान्यतया ऐसा हम बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपका चार्ज रेस्ट में होता है, लेकिन इसको आप एक्सक्लूसिव नहीं कर सकते हो कि नहीं रहेगा ही रहेगा। जनरली इसमें कोई डाउट नहीं, ये मैं भी मानता हूं कि 90% से ज्यादा केसेस आपको जो डील करने हैं यहां पे, उसमें चार्ज आपका रेस्ट में ही रहने वाला है। लेकिन ऐसे ढेर सारे और केस आएंगे जहां चार्ज आपका मूव करेगा, तो उस केस में आप फिर क्या करेंगे? तो इसलिए डेफिनेशन ऐसा हो जिसका कोई एक्सेप्शन ना हो और उसका एक्चुअल वजह हो। तो देखो हम लोग कैसे इसको डिफाइन करेंगे। आपने 9th 10th में जब कभी भी इलेक्ट्रिसिटी की परिभाषा पढ़ी होगी, इलेक्ट्रिसिटी की बात मैं कर रहा हूं, आपने ये पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रॉन्स के कंटिन्यूअस फ्लो को करंट बोलते हैं, सतत प्रवाह को, लगातार, कंटिन्यूअस मतलब लगातार। और लगातार फ्लो तभी होगा जब कोई एक्सटर्नल बैटरी आएगी। तो मेरा कहने का मतलब है अगर बैटरी नहीं होगी तो इलेक्ट्रॉन लगातार फ्लो नहीं करेगा। तो उस केस में इलेक्ट्रॉन या तो रेस्ट में रहेगा या कभी कभार थोड़ा फ्लो भी करेगा, तो कुछ देर के लिए करेगा। तो बच्चों अब देखो आपको मैं डेफिनेशन दे देता हूं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एक ऐसा पार्ट है फिजिक्स का जहां पे हम लोग चार्ज के प्रॉपर्टीज को स्टडी करते हैं विदाउट यूजिंग एक्सटर्नल एनर्जी सप्लायर। बिना एक्सटर्नल एनर्जी सप्लायर, बिना किसी बाहरी कोई सप्लायर रखे हुए हम लोग चार्ज के प्रॉपर्टी का स्टडी करते हैं। अब क्या नहीं रखोगे तो बैटरी नहीं रखोगे, और अगर बैटरी नहीं रखोगे तो एक्सटर्नल एनर्जी आएगी नहीं, तो एक्सटर्नल एनर्जी आएगी नहीं तो ऑटोमेटिकली बच्चों वहां पे अगर चार्ज या तो रेस्ट में रहेगा या तो मूव भी करेगा तो फॉर ए वेरी शॉर्ट टाइम। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर आपने बैटरी लगा दी तो लगातार चार्ज का फ्लो होगा, तो उसको हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी में। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या है? नो बैटरी। नो बैटरी मीन्स एक्सटर्नल एनर्जी सप्लायर नहीं है, मतलब चार्ज एक थोड़ी देर के लिए मूव कर सकता है लेकिन जनरली वो रेस्ट में ही रहेगा। तो अब हम लोग का डेफिनेशन कंप्लीट हो गया। तुमसे कोई पूछेगा कि व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, तो आपका जवाब होना चाहिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals with property of charges without using external energy supplier। अब ब्रैकेट में लिख देंगे दैट इज बैटरी। क्लियर? और इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चार्ज में मूव और मे नॉट मूव, मूव कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है।
क्लियर हो गई बात? ठीक है, तो इसका मतलब है इस चैप्टर के बाद, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बाद हमारा बैटरी आएगा। उसके बाद हमें बैटरी के बारे में पढ़ना है और बैटरी कैसे चलाता है वो सब हम लोग आगे सीखेंगे। लेकिन इस चैप्टर में अपने को बैटरी का यूज नहीं करना है, तो बैटरी के बारे में हम लोग को पढ़ना नहीं है। ये पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में गॉस लॉ, मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल तक आपको बैटरी नहीं आएगा, कैपेसिटर से बैटरी आ जाएगी, इलेक्ट्रिसिटी में आपको बैटरी मिलेगी। ठीक है, चलें इसका डेफिनेशन लिखें बच्चों हम लोग। तो बच्चों अब यहां पे देखो हम लोग बात करते हैं डेफिनेशन की। तो लिख दिया मैंने, इट इज पार्ट ऑफ फिजिक्स विच डील्स विथ प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज विदाउट यूजिंग एक्सटर्नल एनर्जी सप्लायर, है ना। चार्ज की प्रॉपर्टी का यूज करेंगे बिना एक्सटर्नल एनर्जी की सप्लायर के, और वो उसका मतलब क्या होगा बच्चों? तो उसका मतलब होगा बैटरी। ठीक है, उसका एक्सटर्नल एनर्जी सप्लायर का मतलब। इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चार्ज जनरली एट रेस्ट, चार्ज जनरली रेस्ट में होता है, और मे मूव फॉर वेरी शॉर्ट टाइम इंटरवल, और बहुत छोटे से समय अंतराल के लिए वो मूव भी कर सकता है। जैसा कि कहां पे हम लोग देखते हैं, एज इन केस ऑफ इंडक्शन एंड बिटवीन बॉडीज ऑफ डिफरेंट पोटेंशियल, दो बॉडी जिसका पोटेंशियल अलग अलग हो उसके बीच भी आपका चार्ज का मूवमेंट हो सकता है। क्लियर? ये हम लोग आगे देखेंगे, ये दोनों प्रोसेस आपको मैं आगे बताऊंगा, आगे हम लोग को पढ़ना है। फिलहाल ये डेफिनेशन लिख लो। आप लिख लिया? वीडियो पॉज करो, डेफिनेशन लिख लो। चलो अब आगे देखते हैं। अब हम लोग अपने मेन टारगेट पे आ जाते हैं जिसके बारे में यहां काम करना है, और वो है चार्ज। तो पहले चार्ज को समझते हैं बच्चों। चार्ज को अभी मैंने आपको यही कहा, यही चार्ज है जो आपका अभी से लेके अगले 3 चैप्टर तक, 3 मतलब लास्ट तक यही चलता रहेगा। ऑप्टिक्स के बाद तो इसमें अब आप ऑप्टिक्स के अलावे तो आप यही समझो कि सब जगह चार्ज ही चलना है आपका, चाहे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हो, मैग्नेटिज्म में हो, या फिर मॉडर्न तक। तो अब ये चार्ज क्या है ना। तो चार्ज क्या है बच्चों? तो चार्ज एक बेसिक प्रॉपर्टी है। कोई पूछेगा चार्ज क्या है, तो देखो फिर मेरा यही कहना है कि चार्ज एक ऐसा क्वांटिटी है जो फील तो आता है, आप चार्ज को फील कर सकते हो कि यस चार्ज क्या होता है, ये आपको इस बात की अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन इसको आप वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे। जैसे कि मान लो कि अगर हम तुमसे पूछें कि लेंथ की डेफिनेशन क्या है ना, तो लेंथ की डेफिनेशन देना मुश्किल काम है। टाइम की डेफिनेशन क्या है, तो ये सब चीजें हैं, डिफाइन किया जा सकता है, लेकिन आप उतना कंफर्टेबल नहीं फील करते हो जितना आसानी से, जितना आराम से आप वर्क का डेफिनेशन दे सकते हो, पावर का डेफिनेशन दे सकते हो, एनर्जी की डेफिनेशन दे सकते हो। लेकिन आप लेंथ, मास, टाइम, इन चीजों के ये फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं, इनको डिफाइन करना थोड़ा मुश्किल होता है। ठीक इसी तरीके से बच्चों चार्ज भी एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, सब्सटेंस की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, जिसको आप महसूस कर सकते हो, जिसके द्वारा पैदा किए गए इफेक्ट को आप देख सकते हो कि वो क्या क्या इफेक्ट दिखा सकता है। जैसे कि चार्ज क्या इफेक्ट दिखाएगा, तो एक चार्ज अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर सकता है जब वो रेस्ट में हो। मूविंग चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी दिखा सकता है। एक्सेलरेटिंग चार्ज आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी प्रोड्यूस कर सकता है। इसके इफेक्ट को आप महसूस कर सकते हो। मूविंग चार्ज करंट पैदा करता है, आप वायर को टच करोगे आपको करंट फील होगा, लेकिन इसकी डेफिनेशन देना थोड़ा मुश्किल है। चलो फिर भी हम इसको हम लोग डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। तो चार्ज आपका बॉडी की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। क्लियर? इसकी वजह से कोई बॉडी किसी दूसरे बॉडी के साथ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फील करता है। यानी आपके पास चार्ज है तो आप किसी और बॉडी के साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिकली, मतलब इलेक्ट्रिकली भी और मैग्नेटिकली भी, आगे चल के हम लोग देखेंगे, फिलहाल तो इलेक्ट्रोस्टैटिकली भी बोल सकते हो। तो चार्ज की वजह से बॉडी में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट आता है, या वो इलेक्ट्रिक फोर्स भी महसूस करता है, और अगर मूव कर रहा है तो मैग्नेटिक फोर्स भी मूव करता है। क्लियर? ये डिफाइन हम लोग कर सकते हैं। इसके बाद तो इसको हम लोग सबसे पहले लिखते हैं, तो हम लोग यहां पे लिख सकते हैं कि इट इज
इट इज इंट्रिंसिक property of body या given substance ठीक है। फिर इसमें लिख सकते हैं हम लोग ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ चार्ज a body can produce electromagnetic effects। अब ये एक साथ मैंने लिख दिया, सीधा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी लिखा जा सकता था। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट्स कहने का मतलब है कि इलेक्ट्रिक फोर्स के लिए भी ये रिस्पॉन्सिबल है, इलेक्ट्रिक फोर्स के लिए भी, और वही मूविंग चार्ज हो अगर तो मैग्नेटिक फोर्स लगने में भी इसका हाथ, मैग्नेटिक फोर्स। तो बच्चों चार्ज एक ऐसी प्रॉपर्टी है, एक ऐसी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है मास के जैसा, जैसे मास इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, मास की वजह से ही आप mg यानी ग्रेविटेशनल फोर्स फील करते हो, वैसे ही चार्ज की वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फील करोगे। जैसे मास आपके ऊपर, मास की वजह से आपको ग्रेविटेशनल फोर्स फील होता है, वैसे ही चार्ज की वजह से आपको इलेक्ट्रिक फोर्स भी फील होगा। तो इस तरीके से ये एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है जो आपको महसूस करवाती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट्स को। क्लियर है? तो ये आपका चार्ज का डेफिनेशन है, तो इसको आप लिखो पहले जल्दी से। तो बच्चों अब हम लोग बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज को लेके। सबसे पहली बात कि चार्ज कितने टाइप के होते हैं। तो आपने ये बहुत पहले से सुन रखा होगा कि चार्ज दो टाइप के होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज और दूसरा नेगेटिव चार्ज। लेकिन एक बात आपको यहां पे जानना होगा। क्या जानना होगा? कि ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव है ये आपका मैथमेटिक्स का प्लस और माइनस नहीं है। पॉजिटिव और नेगेटिव का यहां पे जो सेंस आपको लेना है उसका सेंस ये है कि इन दोनों की जो प्रकृति है यानी इनका जो नेचर है वो एक दूसरे के अपोजिट है। ये मैथ की तरह आप नहीं देखोगे कि +6 आपका बड़ा होता है और -6 छोटा होता है, ऐसा यहां नहीं देखना। यहां प्लस माइनस इस तरीके से नहीं है। हमें यहां पे एक सिंबल चाहिए था जो ये डिनोट करे कि चार्ज का जो नेचर है वो अपोजिट है, और इसके लिए सेलेक्ट किया गया प्लस और माइनस। तो जो चार्जेस होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। क्लियर है? अब सुनो, जब इसके मैग्नीट्यूड की बात आएगी, तो वहां पे इस साइन को हम लोग यूज करेंगे, और जो साइन यूज होगा, ये जो साइन प्लस और माइनस यूज होगा, ये उसके नेचर को दिखाने के लिए होगा। यानी कि चार्ज के आगे जो प्लस और माइनस लिखा हुआ रहता है वो उसके नेचर को बताता है, ना कि वो ये बताता है कि ये बड़ा है कि छोटा है। क्लियर है? चार्ज की ये जो दोनों टाइप्स होते हैं वो बिल्कुल एक दूसरे से बिहेवियर वाइज, इलेक्ट्रिक बिहेवियर वाइज या मैग्नेटिक बिहेवियर वाइज अपोजिट होती हैं। दैट्स वाई प्लस माइनस का यूज किया गया। ठीक है? चार्ज का एसआई यूनिट जो होता है बच्चों वो कूलम होता है। चार्ज का ऐसा यूनिट कूलम होता है। ये छोटे छोटे पॉइंट्स मैं पहले आपको बता दे रहा हूं, फिर मैं उसके बाद उसको ढंग से लिखवा भी दूंगा। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, हम लोग लिखते रहते हैं, साथ साथ में लिखते रहते हैं। तो प्रॉपर्टी में सबसे पहले हम लोग लिख देंगे चार्ज कैन बी classified into two types, दो टाइप में टू टाइप्स। ब्रैकेट में मैं लिख देता हूं ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, उसके प्रकृति के आधार पे, नेचर के आधार पे। ठीक है? तो टाइप 1 हो गया पॉजिटिव
चार्ज और दूसरा क्या हो गया बच्चों, पॉजिटिव चार्ज, और दूसरा हो गया बी में नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। तो इस तरीके से चार्ज के दो नेचर हो गए, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। इसके बाद बच्चों जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि चार्ज स्केलर क्वांटिटी है। याद रखिए, प्लस माइनस उसके नेचर को दिखाता है, लेकिन चार्ज कैसा है, एक स्केलर क्वांटिटी है, इसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी। जाहिर सी बात है, जब ये एक स्केलर क्वांटिटी है तो ये अलजेब्रिक ऑपरेशंस को फॉलो करेगी। नॉर्मल तरीके से ये ऐड होगी, नॉर्मल तरीके से सब्ट्रैक्ट होगी, समझ गए ना, मल्टीप्लिकेशन भी उसी तरीके से होगा। तो इट ओबे, ये ध्यान रखना है, इट ओबे अलजेब्रिक रूल, अलजेब्रिक रूल्स फॉर एडिशन एंड अदर ऑपरेशंस। मैं यहां सीधा लिख देता हूं अदर ऑपरेशंस। अदर ऑपरेशंस का मतलब है मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, सबके लिए। क्लियर है? तो पहला पॉइंट हो गया कि चार्ज के दो टाइप हो गए। दूसरा पॉइंट हो गया कि चार्ज स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए ये किसको फॉलो करता है, अलजेब्रिक रूल को। ठीक है, फटाफट लिखो इसे। लिख लिया आपने? चलो, उसके बाद हम लोग पॉइंट नंबर 3 लिखेंगे। पॉइंट नंबर 3 में हम लोग यहां पे लिखेंगे SI यूनिट ऑफ चार्ज की SI यूनिट, तो वो होती है बच्चों कूलम। ठीक है ना, चार्ज की SI यूनिट होती है कूलम, जिसको हम लोग C से डिनोट करेंगे। किससे डिनोट करेंगे? C से। या एक और यूनिट है जिसका नाम होता है एम्पियर इंटू सेकेंड। एम्पियर पर सेकेंड नहीं है, एम्पियर इंटू सेकेंड। अब ये दूसरा यूनिट क्यों है, ये एम्पियर सेकेंड इसका यूनिट क्यों है, ये मैं आपको आगे बताऊंगा। जब आप करंट पढ़ेंगे तब वहां पे आप देखेंगे एक फॉर्मूला आएगा, दैट इज I इक्वल्स टू Q बाई टी, है ना, एक फॉर्मूला आएगा, करंट इक्वल्स टू Q बाई टी। तो I जानते हो करंट की जो बेसिक यूनिट होती है वो होती है एम्पियर, T का आपका टाइम का सेकंड, तो Q जो हो जाएगा एम्पियर इंटू सेकेंड, जो यहां पे मैंने लिखा है, ये आपको ऐसे भी लिखा मिलेगा AS। तो कूलम जो है बच्चों, इसकी SI यूनिट है जिसको हम लोग C से डिनोट करेंगे, या AS। कूलम के नाम पे ही C यूनिट यूज किया जा रहा है यहां पे SI के फॉर्म में। अब देखो यहां पे एक चीज समझना है। समझना क्या है कि ये कूलम जो है, कूलम अपने आप में एक बहुत बड़ा यूनिट होता है। बहुत बड़ा कहने का मतलब समझो, मान लो अगर चींटियों का वेट मेजर करना हो, तो चींटियों के वेट को मेजर करने के लिए किलोग्राम एक छोटा यूनिट है या बहुत बड़ा यूनिट है? तो बहुत बड़ा। एलिफेंट के लिए वो ठीक है, एलिफेंट के लिए छोटा ही हो जाएगा किलोग्राम। एलिफेंट के वेट को मेजर करने के लिए आपको टन्स का यूज करना पड़ेगा, लेकिन चींटियों के लिए 1 kg तो बहुत ज्यादा है। ठीक इसी तरीके से आखिर जो हम लोग फिजिक्स पढ़ते हैं बच्चों, ये हम लोग डे टू डे लाइफ के डिस्कशन, डे टू डे लाइफ में अगर चार्ज की बात करते हैं उसके लिए हम लोग काम करते हैं। तो डे टू डे लाइफ में या लेबोरेटरी में जो चार्जेस हम लोग इस्तेमाल करते हैं, वो चार्ज 1 कूलम नहीं करते हैं, वो माइक्रो कूलम के ऑर्डर में होता है, क्योंकि 1 कूलम एक बड़ा यूनिट है। ऐसा यूनिट है, लेकिन हम लोग के प्रैक्टिकल पर्पस के लिए एक बड़ा यूनिट है। तो आप जब न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो ज्यादातर न्यूमेरिकल में हम लोग यहां पे लिखेंगे माइक्रो कूलम का यूज करेंगे। तो मैं माइक्रो कूलम का कन्वर्जन बता दूं। माइक्रो कूलम का कन्वर्जन होता है, तो 1 माइक्रो कूलम, म्यूसी लिखा हुआ है ना, तो म्यूसी का मतलब यहां पे मैं लिख देता हूं इसको, ये हो गया आपका माइक्रो कूलम। ठीक है, 1 माइक्रो कूलम जो होता है बच्चों 10⁻⁻⁶ कूलम के इक्वल होता है। सिंपल सा है।
इसका एक और यूनिट है जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, ESU। कभी कभार ये पूछता है तो वो भी मैं वो आपको नॉर्मली बोर्ड्स के कुछ एग्जाम में आते हैं। नॉर्मली इसका यूज हम लोग करते नहीं है। तो 1 कूलम जो होता है बच्चों, 1 कूलम इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁻⁹ ESU। ठीक है ना, ये भी एक यूनिट होता है। आप याद रखना, इसका बहुत यूज नहीं है लेकिन आप याद रखना 1 कूलम इक्वल टू दिस। आपको मेन ये याद रखना है, इसका हम लोग बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल में यूज करेंगे। 1 माइक्रो कूलम इक्वल्स टू 10⁻⁻6 कूलम, और इसका आपका एम्पियर सेकेंड हो गया। ठीक है, चलो इसके अलावे इसके डायमेंशंस की बात करें, डायमेंशन ऑफ चार्ज। तो डायमेंशन ऑफ चार्ज, तो बच्चों एक बात समझो, जब हम लोग यूनिट डायमेंशन पढ़ रहे थे तो उस समय आपको हमने कहा था कि एम्पियर को हम फंडामेंटल यूनिट कंसीडर करते हैं, एम्पियर को, ना कि कूलम को। ठीक है ना, तो डायमेंशनल फॉर्मूला में फंडामेंटल ही आएगा। तो फंडामेंटल यूनिट के हिसाब से देखो इसका हो जाएगा AT। क्या हो जाएगा? AT, A फॉर एम्पियर, और सेकेंड के लिए यानी टाइम के लिए हम लोग क्या लिखते हैं? T। तो डायमेंशन ऑफ चार्ज आप ऐसे लिखेंगे। तो ये पॉइंट नंबर 3 हो गया। पॉइंट नंबर 3 में आपको मैंने यूनिट्स के बारे में बता दिया, डायमेंशन ऑफ चार्ज के बारे में बता दिया। आप इतने चीजों को याद रखेंगे। तो फटाफट इसे राइट डाउन करें। कर लिया आपने? चलो अब हम लोग बात करते हैं पॉइंट नंबर 4 का। पॉइंट नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैंने कहा अभी कुछ देर पहले कि जो आपका टू कंपेयर द magnitude of charges on two different bodies, we have to remove sign written in front of magnitudes। देखो, जो मान लो, जैसे एक एग्जांपल से मैं इसको आपको समझा रहा हूं। मान लो ये एक बॉडी A, इसके ऊपर चार्ज दिया हुआ है आपको +20 माइक्रो कूलम, और ये एक दूसरी बॉडी है B, जिसके ऊपर चार्ज जो दिया हुआ है आपका, इसके ऊपर जो चार्ज दिया हुआ है बच्चों, इसके ऊपर चार्ज दिया हुआ है -30 माइक्रो कूलम। अगर अब आपको कोई पूछता है कि किसका चार्ज ज्यादा है, QA ग्रेटर है या QB ग्रेटर है ना, यानी इसको QA बोल दे रहे हैं, इसको हम लोग QB बोल दे रहे हैं, कौन ग्रेटर है? तो आप सोचोगे +20 बड़ा है -30 से, लेकिन आप देखो टू कंपेयर, दो चार्ज के मैग्नीट्यूड को तुलना करने के लिए वी हैव टू रिमूव, अपने को हटा लेना पड़ेगा साइन रिटन इन फ्रंट ऑफ मैग्नीट्यूड्स। मैग्नीट्यूड्स के आगे जो साइन है इसको रिमूव कर लेना होगा, और रिमूव करने का मतलब सीधा यही हो गया कि रिमूव करने के लिए मैथमेटिक्स में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मॉड में डाल देते हैं। यानी कि आपको दोनों के ही चार्ज को किस में डाल देना होगा? मॉड में। यानी QA और QB डायरेक्ट लिखने के बजाय मॉड ऑफ QA एंड मॉड ऑफ QB। अब आप देख सकते हो कि मॉड ऑफ QA, तो मॉड ऑफ QA हो गया 20, मॉड ऑफ QB 20 माइक्रो कूलम, और मॉड ऑफ QB क्या हो गया आपका? 30 माइक्रो कूलम। तो आप कह सकते हो बच्चों कि यहां पे 30 माइक्रो कूलम जो है ये ग्रेटर हो गया किससे? 20 माइक्रो कूलम से। माइनस हटा के देखना होगा। तो ये बात आप अच्छे से ध्यान में रखना कि यहां प्लस माइनस सिर्फ नेचर को शो करता है। मैं ये बार बार आपको बोल रहा हूं, चार्ज के आगे जो प्लस माइनस रहता है वो उसके नेचर को शो करता है।
तो ये पॉइंट नंबर 4 में आप लिख लीजिए। तो बच्चों अब बात करते हैं कि आखिर चार्ज बॉडी में रहता कहाँ पे। तो देखो अभी हमने चार्ज के टाइप्स को देखा, लेकिन अभी अपने दिमाग में ये बात तो आनी चाहिए कि अगर किसी बॉडी के ऊपर चार्ज होता है तो चार्ज रहता कहाँ पे। अब ये सोचने वाली बात, तो इसको हम लोग पहले ढंग से समझते हैं। इसके लिए थोड़ी सी आपको अपनी केमिस्ट्री वाले नॉलेज पे जाना होगा। जैसे कि बच्चों पहले मैं एकदम तरीके से मैं समझा रहा हूं, आप ध्यान देना। अकॉर्डिंग टू केमिस्ट्री जितने भी सब्सटेंस होते हैं दे ऑल आर मेड ऑफ एटम्स, वो सारे एटम्स के बने होते हैं। अब एटम का स्ट्रक्चर तो आपने 9th क्लास में भी पढ़ा होगा। तो देखो सबसे पहली बात हम लोग एक फ्लो चार्ट बनाते हैं। अब ये हो गया सब्सटेंस। अब सब्सटेंस का स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है? एटम। तो हम लोग एटम पे पहुंच गए। ठीक, अब देखो कैसे चार्ज तक हम लोग पहुंचेंगे। जो एटम है, क्योंकि ये जानना जरूरी है, चार्ज कैसे आता है किसी बॉडी पे ये समझने के लिए, या पूरे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चार्ज का ट्रांसफर समझने के लिए आप इस सेगमेंट पे ध्यान दीजिएगा। तो सब्सटेंस एटम का बना होता है और एटम के सेंटर में होता है न्यूक्लियस। ठीक है ना, शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिख दिया न्यूक्लियस। और इसके सराउंडिंग में ऑर्बिट्स होते हैं। इसके सराउंडिंग में क्या होते हैं? ऑर्बिट्स। इस तरीके से। अब याद करो, तुम्हें यह पढ़ाया गया कि एटम में टोटल 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं। ऐसा साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया कि एटम के अंदर 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं। कौन कौन से? तो प्रोटॉन्स, और कौन होते हैं बच्चों? न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स। ये सारे ऐसे एस जो है वो प्लूरल के लिए है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। अगर एक एक है तो हम लोग नॉर्मल बोलेंगे। तो प्रोटॉन क्या होते हैं? तो साइंटिस्ट ने जो प्रोटॉन के ऊपर चार्ज अज्यूम किया, प्रोटॉन के ऊपर जो चार्ज उन्होंने माना वो पॉजिटिव चार्ज माना, और जब उसको एस्टिमेट किया, जब उसको कैलकुलेट किया, तो उसकी वैल्यू निकल के आई बच्चों +1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। ये प्रोटॉन के ऊपर का चार्ज हो गया। न्यूट्रॉन के पास कोई चार्ज नहीं होता है, जीरो कूल। ठीक है। इलेक्ट्रॉन के पास एक इलेक्ट्रॉन पे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। तो तुम गौर कर रहे हो, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज मैग्नीट्यूड यानी न्यूमेरिकली वो क्या होता है? सेम। नेचर अलग है, एक पे प्लस दूसरे पे माइनस, लेकिन चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या है? सेम। इतना ही नहीं, इस नंबर को, ये जो नंबर है तुम्हारा ये, और इसमें ये वाला नंबर, इस नंबर को +e भी कहा जाता है और इसको -e। अब E फॉर इलेक्ट्रॉन मत समझ जाना, E जो है एक कांस्टेंट की तरह काम करेगा जिसका वैल्यू हुआ 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब इसके आगे अगर प्लस आया तो प्रोटॉन के लिए +e यूज करेंगे, इलेक्ट्रॉन के लिए -e यूज करेंगे। क्लियर? तो ये 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स हो गए। न्यूट्रॉन के पास सिर्फ मास होता है, मास तीनों के पास होता है, लेकिन चार्ज इन दोनों के पास होता है। तो एक चीज और समझो तुम यहां से, मास जो है, मास और चार्ज में कुछ फर्क भी आया यहां से, वो हम लोग बाद में लिख लेंगे, ऐसे मैं पहले बोल देता हूं। मास देखो, मास ऑलवेज पॉजिटिव होता है, लेकिन चार्ज आपका पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होता है। मैं ये अलग से लिखवा दूंगा। तो देखो मास और चार्ज में फर्क, मास ऑलवेज पॉजिटिव और चार्ज पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हुआ, दो नेचर के हो गए। इसके अलावे इट इज पॉसिबल दैट कि मास कहीं पे अकेला एग्जिस्ट कर सकता है, लेकिन चार्ज बच्चों जहां भी एग्जिस्ट करेगा तो वहां पे मास भी होगा, क्योंकि तुम देख सकते हो कि जो न्यूट्रॉन है इसके पास चार्ज नहीं है, जीरो कूलम है, लेकिन न्यूट्रॉन का मास है।
इलेक्ट्रॉन के पास मास भी है, चार्ज भी है। चलो मैं मास भी सबका लिख देता हूं। तो प्रोटॉन का मास स्लाइटली स्मॉलर होता है न्यूट्रॉन के, तो मैं दोनों के लिए सेम मास का यूज कर दे रहा हूं। दिस इज 1.67 इंटू 10 का पावर -27 kg। और इलेक्ट्रॉन का मास इनके तुलना में बहुत कम होता है, 9 इंटू 31 kg। इन दोनों का मास सेम होता है। अगर आपस में ऐसे कंपेयर करोगे तो न्यूट्रॉन स्लाइटली हैवियर होता है एज कंपेयर टू प्रोटॉन्स। क्लियर? ये फंडामेंटल पार्टिकल्स के बारे में मैंने बता दिया। तो इसका मतलब आज से एक स्टेटमेंट हम लोग कहीं बोल सकते हैं कि मास अकेले एग्जिस्ट कर सकता है, लेकिन चार्ज अकेले एग्जिस्ट नहीं करेगा। जहां चार्ज होगा वहां मास भी होगा ही होगा। क्लियर? चलो वापस आ जाओ। तो हम लोग बात कर रहे थे बच्चों, वो मैं लिखवा दूंगा, बात कर रहे थे हम लोग एटम के ऊपर। तो देखो एटम के सेंटर में क्या है? न्यूक्लियस। ये जो न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस आपका बना होता है, न्यूक्लियस बना होता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स का, न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन्स का। ये सारे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन कहां पे होंगे बच्चों? न्यूक्लियस में। और जो इलेक्ट्रॉन होगा, इलेक्ट्रॉन, वो आपका इसके चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा होगा। इलेक्ट्रॉन आर रिवॉल्विंग अराउंड न्यूक्लियस। ऐसे तुम केमिस्ट्री में ये सब सारी चीजों को पढ़ते हो, और यहां हम लोगों को इसको बहुत ही डिटेल में पढ़ना है मॉडर्न फिजिक्स में। कहां पढ़ेंगे बच्चों? मॉडर्न फिजिक्स में आप बहुत डिटेल में इन सब चीजों को पढ़ेंगे। हम लोग भी यहां पे एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे मॉडर्न फिजिक्स में। वहां आप देखिएगा सब चीज को कितना ढंग से आपको बताया जाएगा। तो बच्चों यहां पे न्यूक्लियस किसकी का बना हुआ? न्यूक्लियस में है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, ठीक है ना? न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। और इलेक्ट्रॉन कहां पे हुआ? रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। समझ गए ना बात को? तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो न्यूक्लियस में मान लो मैंने यहां बना दिया प्रोटॉन्स, ढेर सारे प्रोटॉन। प्रोटॉन के लिए मैं प्लस प्लस दिखा रहा हूं, ठीक है? ये प्रोटॉन्स बना दिया, न्यूट्रॉन भी है। और इलेक्ट्रॉन आउटर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है। ये सब इन ऑर्बिट्स में है, ये एटॉमिक ऑर्बिट्स होते हैं बच्चों। इस तरीके से ये रिवॉल्व कर रहा होता है। तो ये स्ट्रक्चर है। अब सुनो, नेचर में पाए जाने वाले सारे एटम, नेचर में पाए जाने वाले सारे एटम जनरली न्यूट्रल होते हैं, मतलब चार्ज नहीं होता है। अब ध्यान देना, चार्ज नहीं होने का मतलब ये नहीं है कि उसके पास इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन नहीं होगा। इसका मतलब ये होगा कि जितने उसमें इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने ही प्रोटॉन्स होंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पे इक्वल एंड अपोजिट चार्ज है। तो किसी के पास 10 प्रोटॉन है तो 10 प्लस ई होगा, यहां प्लस से हम लोग डिनोट करेंगे। और किसी के पास 10 इलेक्ट्रॉन है तो -10 ही, तो ऐड करेंगे। तो जैसा कि ये मैंने लिखवा रखा है कि चार्ज आपका एक स्केलर क्वांटिटी है, तो ये अलजेब्रिक रूल को फॉलो करेगा, तो दोनों ऐड होकर क्या हो जाएगा? 0। तो मतलब नेचर में पाए जाने वाले अगर कोई एलिमेंट अगर आपका न्यूट्रल होता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसके पास चार्ज होता ही नहीं है। चार्ज होता है, लेकिन जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की संख्या है वो इक्वल होती है। तो मान लो हम लोग सोडियम का एग्जांपल लेके काम करते हैं। तो सोडियम के बारे में आप जानते हो, पहले आप इसको एक बार लिख लो, ढंग से लिख लो। लिख लिया आपने? चलो, अब सोडियम के बारे में तुम जानते हो, जो सोडियम है आपका Na, इसका एटॉमिक नंबर तुमको पता है 11, और एटॉमिक नंबर से अपने को पता चलता है कि उसके अंदर प्रोटॉन्स कितने हैं। तो सोडियम में 11 प्रोटॉन्स हैं, ठीक है? 11 प्रोटॉन्स हैं, 12 न्यूट्रॉन्स हैं और 11 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो 11 प्रोटॉन का चार्ज का मतलब हुआ +11e, है ना? क्योंकि एक प्रोटॉन पे +e चार्ज होता है। न्यूट्रॉन की तो बात ही नहीं करेंगे हम लोग, सीधा इलेक्ट्रॉन पे आ जाते हैं। इलेक्ट्रॉन का मतलब हो गया -11e। तो इस तरीके से आपका ये सोडियम एटम जो हो गया, ये क्या हो गया आपका? न्यूट्रल।
न्यूट्रल, मतलब नेट चार्ज जीरो। तो याद रखना, जब भी हम लोग इस बात को कभी बोलते हैं कि कोई बॉडी न्यूट्रल है, तो इसका मतलब नेट चार्ज जीरो होता है, टोटल प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या का सम जीरो होता है, लेकिन वो चार्ज उसमें मौजूद होता है, नेट चार्ज जीरो होता है। ठीक, अब यहां तक तो बात समझ में आ गई। अब सवाल यह है कि अगर हमको सोडियम का एग्जांपल लेते हैं, सोडियम को अगर एक पॉजिटिव चार्ज देना है तो क्या करना पड़ेगा? यानी कि सोडियम से Na प्लस बनाना है। Na प्लस का मतलब है कि यहां पे नेट चार्ज जीरो, लेकिन यहां पे जो नेट चार्ज है वो होना चाहिए प्लस E के बराबर, यानी सोडियम को पॉजिटिवली चार्ज करना है। तो अपने पास बच्चों दो ऑप्शन है। कहोगे कैसे? देखो, या तो सोडियम में तुम एक प्रोटॉन और डाल दो, यानी पॉजिटिव चार्ज डाल दो, तो 12 में से 11 घटाओगे तो एक प्लस ही आ गया। तो आपके पास ऑप्शन है कि Na को Na प्लस करने के लिए या तो आप एक प्रोटॉन ऐड करो, या फिर आप एक काम और भी कर सकते थे कि आप इसको 12 बनाने के बजाय इसको 10 बना दीजिए। इसको 10 कैसे बनाएंगे? तो एक इलेक्ट्रॉन इसका रिमूव कर लेंगे, तो ये हो जाएगा -10E, है ना। पहले क्या सोचे? पहले सोचे ये 12 और ये -11, तो 12 प्लस -11 भी 1 हुआ, या फिर +11 -10 भी 1 हुआ। तो दो ऑप्शन है, आइदर तुम इससे प्रोटॉन प्रोटॉन दे दो इसको, या इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दो। दो ऑप्शन है, दोनों ही तरीके से आपका सोडियम जो है Na+ हो जाएगा। तो इसका मतलब है, जरा सोचते हैं इसमें से कौन लॉजिकल है, क्या हम कर सकते हैं। तो बच्चों अब एक सच्चाई जानो, मॉडर्न फिजिक्स में जब हम लोग पढ़ेंगे द न्यूक्लियस चैप्टर, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि एटम के अंदर न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स बहुत टाइटली बाउंडेड होते हैं। ना वहां से प्रोटॉन को हटाना आसान काम है और ना प्रोटॉन वहां पे ऐड करना आसान काम है। मतलब न्यूक्लियस एक हाईली स्टेबल स्ट्रक्चर होता है, जिसे लेबोरेटरी कंडीशन में प्रोटॉन्स को ना वहां से रिमूव करना आसान है और ना प्रोटॉन ऐड करना आसान है। तो पूरे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, पूरे कैपेसिटर में, पूरे इलेक्ट्रिसिटी में, पूरे मैग्नेटिज्म में एक बात सुन लो, आज से दिमाग में ये सेट कर लो, जब कभी भी चार्ज को यहां से वहां ले जाने की बात आएगी, ध्यान से सुनना मेरी बात, जब किसी बॉडी को भी चार्ज करने का ट्राई करोगे तो आप प्रोटॉन के ट्रांसफर के रिस्पेक्ट में नहीं सोच सकते, क्योंकि प्रोटॉन को आसानी से ना ऐड किया जा सकता, लेकिन उसके लिए बहुत विगरस प्रोसेस करना पड़ता है, जिसको न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन, जो हम लोग पढ़ेंगे आगे चल के मॉडर्न फिजिक्स में। वो नॉर्मल लैब में वो सब नहीं होता है, वो अलग चीज है। लेकिन आप ये जान लो कि नॉर्मल लेबोरेटरी कंडीशन में जो एटम में अभी हमने डायग्राम में देखा था कि आउटर इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनको रिमूव करना बहुत आसान काम है, क्योंकि ये बहुत वीकली अट्रैक्टेड होते हैं न्यूक्लियस के साथ। इलेक्ट्रॉन्स को आसानी से आप हटा भी सकते हो सुविधा के हिसाब से, और उसको फिर ऐड भी कर सकते हो, बट यही काम आप प्रोटॉन्स के साथ नहीं कर सकते, क्योंकि प्रोटॉन जो है स्ट्रांगली अट्रैक्टेड होता है अपने न्यूक्लियस के अंदर। तो बच्चों, मैं यहां पे यही कहना चाह रहा था, हम लोग वापस आते हैं यहां पे थे ना हम लोग, तो हम लोग यही कह सकते हैं यहां पे कि सोडियम को अगर Na+ करना है तो एक ही उपाय है कि आप यहां से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दो, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन हटा दोगे तो Na+ हो जाएगा। तो ये भी मैंने आपको समझाया कि कोई न्यूट्रल है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसके पास कुछ नहीं है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स हैं, ये भी समझ में आया। किसी को अगर चार्ज करना है तो आप इलेक्ट्रॉन को ही हटा सकते हो या दे सकते हो। ऐसे ही हम लोग एक क्लोरीन का एग्जांपल लेते हैं। मान लो क्लोरीन, ठीक है, क्लोरीन भी न्यूट्रल है, Q नेट क्या है? 0। अब इसमें क्या होता है बच्चों, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर जो होता है वो 17 होता है। तो 17 का मतलब है इसमें 17 प्रोटॉन है ना,
यानी कि 17e। न्यूट्रॉन की बात छोड़ देते हैं, न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल ही होता है, और 17 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मतलब -17e। तो इस तरीके से ये नेट चार्ज इस पे 0 हुआ। अब जैसे सोडियम को आपने प्लस करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन वहां से हटाया, ऐसे ही क्लोरीन जो है इसमें कुछ उल्टा करते हैं। क्लोरीन भी न्यूट्रल है, लेकिन हम चाहते हैं कि क्लोरीन के ऊपर एक नेट माइनस चार्ज आ जाए, Cl- ऐसे लिखते हैं। एक माइनस आने का मतलब एक E चार्ज, E का वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻19। तो ये आपका जो है इसके ऊपर चार्ज -E कैसे आएगा? तो फिर वही बात, अभी मैंने आपको बोला, आपके पास ऑप्शन तो ऐसे फिर दो है कि आप एक काम कर सकते हो कि जैसे 17 + 17 0 हुआ और आपको प्लस लाना है, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन करना है, तो इससे एक प्रोटॉन रिमूव कर दो। तो प्रोटॉन रिमूव कर दोगे तो ये 16 हो जाएगा। 16 - 17 कितना हो जाएगा? +E, सॉरी -E। एक अगर इससे एक प्रोटॉन ले लोगे तो ये हो जाएगा 16E और ये हो जाएगा -17E। तो 16 में 17 ऐड करोगे तो -E ही बचेगा, ठीक है ना। लेकिन फिर बात वही हो गई, क्या इससे एक प्रोटॉन लेना संभव है? नहीं, प्रोटॉन के साथ कुछ नहीं करना है। इससे अच्छा उपाय ये है कि एक प्रोटॉन लेने के बजाय एक इलेक्ट्रॉन दे दो इसको। तो इलेक्ट्रॉन दे दोगे तो ये हो जाएगा, है ना, एक इलेक्ट्रॉन और ऐड कर देंगे तो 17 इलेक्ट्रॉन की जगह 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। ये माइनस क्यों लगा दिया मैंने? 17 इलेक्ट्रॉन की जगह 18 इलेक्ट्रॉन कर दो। अब प्रोटॉन तो 17 है ही, तो भी आपका नेट माइनस आएगा। तो कहने का मतलब है जैसे यहां आपने एक इलेक्ट्रॉन रिमूव किया, वैसे ही यहां पे एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो। एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई बॉडी को चार्ज करना हो तो चार्जिंग का प्रोसेस में आपको इलेक्ट्रॉन्स के टर्म्स में ही सोचना होगा। अगर आप पॉजिटिव चार्ज होना चाहते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, यानी रिमूवल। यदि वो नेगेटिव चार्ज होना चाहता है तो इलेक्ट्रॉन को ऐड होगा। प्रोटॉन को लेके कोई बातचीत हम लोग नहीं करेंगे, क्योंकि प्रोटॉन को नॉर्मल तरीके से ऐड या रिमूव नहीं किया जा सकता है। क्लियर है? तो इसको आप पहले लिखो, फिर मैं उसको फेयर करता हूं। अब बच्चों देखो, यहां पे मैंने लिख दिया है आपके लिए सारे पॉइंट्स को कि चार्जिंग ऑफ बॉडी। इसमें आपको पहला पॉइंट है कि न्यूट्रल बॉडी हैज इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। ये बात अपने को याद रखनी है। दूसरा, प्रोटॉन्स कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग। प्रोसेस ऑफ चार्जिंग में आप प्रोटॉन को ट्रांसफर नहीं कर सकते हो। और तीसरी बात है, चार्जिंग कैन बी डन बाय एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ओनली। ठीक है ना? तो ओनली नहीं लिखते हैं, क्योंकि या लिख भी सकते हैं, इसको ब्रैकेट में कर देना, मतलब कि आप ये भी ओनली वर्ड भी यूज कर सकते हो, क्योंकि जनरली हम लोग जब भी इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के टर्म्स में ही ये बातचीत करते हैं। ठीक, अच्छा, जब हम लोग प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज पढ़ लेंगे तब मैं आपको चार्जिंग के प्रोसेस के बारे में बताऊंगा। ये तो चार्जिंग के बारे में बताया मैंने, लेकिन इसके बाद मैं आपको बताऊंगा प्रोसेस ऑफ चार्जिंग, जब हम लोग ये पॉइंट्स को कंप्लीट कर लेंगे, यानी कि 1-2 लेक्चर के बाद। उसमें आपको मैं चार्जिंग बाय कंडक्शन, चार्जिंग बाय पोलराइजेशन, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, है ना, चार्जिंग बाय इंडक्शन, वो पढ़ाऊंगा। तो इसको लिख लो आप जल्दी से। लिख लिया आपने? चलो वीडियो पॉज करो और जल्दी से लिख लो। अब हम लोग 6th पॉइंट देखते हैं। यहां पे एक पॉइंट और देखो, जब ये बात हो गई कि चार्जिंग के दौरान इलेक्ट्रॉन का एडिशन या इलेक्ट्रॉन्स के रिमूवल पे ही अपना सारा कुछ डिपेंड करता है, तो एक यहां से क्वेश्चन बनाया जा सकता है कि जैसे देखो, मान लो ये बॉडी है ना, इस पे नेट चार्ज अभी क्या है? 0। तो नेट चार्ज 0 है। तो अगर आपने इसको पॉजिटिव चार्ज करना है, अगर आपने इसको पॉजिटिव चार्ज कर दिया, मान लो यहां पे ऐसे इस तरीके से पॉजिटिव चार्ज कर दिया,
तो पॉजिटिव चार्ज करने का क्या मतलब हुआ, आपने क्या किया होगा, देखो प्लस प्लस चार्ज में, इसका मतलब है इस बॉडी से आपने यहां पे इलेक्ट्रॉन्स हटाए होंगे, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो जैसे ही आपने इलेक्ट्रॉन्स हटा दिए होंगे तो इसके पास एक्सेस प्रोटॉन बचा, जिसकी वजह से ये पॉजिटिवली चार्ज हुआ। तो एक बात सोचो, जब तुम इस इलेक्ट्रॉन को यहां से हटाओगे तो इलेक्ट्रॉन अपने साथ कुछ मास लेके भी तो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर इनिशियली बॉडी का मास mi है एंड ये mf है, तो हम कह सकते हैं कि फाइनल मास इनिशियल मास से थोड़ा कम होगा, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन जब हटाओगे तो इलेक्ट्रॉन अपने साथ मास भी लेके जाएगा। तो बॉडी को अगर आप पॉजिटिवली चार्ज करोगे तो ऑटोमेटिकली बॉडी का मास थोड़ा सा, बहुत ज्यादा तो नहीं बोला जा सकता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास होता ही कितना, लेकिन इलेक्ट्रॉन कुछ तो मास लेके जाएगा, तो हम बोल सकते हैं कि मास स्लाइटली घटेगा। और यही उल्टा होगा अगर मान लो कि अगर बॉडी आपका इनिशियली फिर नेट चार्ज 0 है, ठीक, और इसको आपको नेगेटिवली चार्ज करना है। तो नेगेटिवली चार्ज करना है, इसका मतलब है कि आप इसमें इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करेंगे, है ना, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा तो सीधी सी बात है इस केस में मास बढ़ेगा क्योंकि आपने उसको एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन सप्लाई किया है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि mf ग्रेटर देन mi। तो इस बात को याद रखना। तो मैं यहाँ ऊपर में पॉइंट के फॉर्म में क्या ले देता हूँ, आफ्टर चार्जिंग द मास ऑफ बॉडी विल चेंज। अब मैं इंक्रीज डिक्रीज नहीं लिख रहा क्योंकि इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है, इन दोनों केस में तुम देख रहे हो, विल, इसलिए मैं चेंज वर्ड का यूज कर रहा हूं, विल चेंज स्लाइटली, वो थोड़ा सा बदल जाएगा। स्लाइड का मतलब बहुत छोटा। तो जल्दी इससे लिख लो, फटाफट लिखो, इससे लिख लिया आपने। चलो आगे देखते हैं। अब देखते हैं बच्चों पॉइंट नंबर 7, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉइंट नंबर 7 देखते हैं, दैट इज सोर्स ऑफ चार्ज। ठीक है ना। जैसे देखो, जिस चैप्टर में जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो मैं किसी बॉडी के ऊपर चार्ज दिखाऊंगा, तो वहां पे ना कुछ खास प्रकार के स्ट्रक्चर कोई हम लोग कंसीडर करते हैं जब भी हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। अब वो कैसे कैसे हो सकता है, क्या क्या लैंग्वेज हो सकता है, तो वही जो चार्ज का यूज करेंगे हम लोग, जिस बॉडी के ऊपर चार्ज, उसी को हम लोग बोलेंगे सोर्स मतलब किसी बॉडी के ऊपर जिस पे हमने चार्ज दिया है। तो कैसा कैसा सोर्स मिल सकता है। तो पहला सोर्स, जैसे मान लो कई प्रकार के सोर्स मिल सकते हैं, जैसे पॉइंट चार्ज, आप अक्सर सुनते होंगे पॉइंट चार्ज। अब इस पॉइंट चार्ज सोर्स, ऐसा लिखा रहेगा कि एक सोर्स है जो कि पॉइंट चार्ज का मतलब ये हुआ, जैसे मैकेनिक्स में पॉइंट मास का होता है, मतलब ये होता है कि सारा मास एक ही पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेटेड। ठीक इसी तरीके से पॉइंट चार्ज का मतलब होता है कि सारा चार्ज एक ही पॉइंट के ऊपर कॉन्सेंट्रेटेड। तो बच्चों इसका मतलब, हालांकि ये हाइपोथेटिकल ही होगा क्योंकि एक पॉइंट का मतलब तो एक एटम से भी छोटा है, तो सारा चार्ज वहां रखा हुआ कैसे होगा, लेकिन हम लोग ऐसा अज्यूम करेंगे, है ना। तो पॉइंट चार्ज का मतलब हो गया, इन दिस केस, हम लोग यहां सीधा बोल देंगे, इन दिस केस टोटल चार्ज is concentrated at single point, एक पॉइंट पे ही होगा। अब जैसे आपको ऐसे स्ट्रक्चर बना के लिखा हुआ रहेगा, जैसे ये पॉइंट बना दिया, प्लस क्यू लिख दिया, तो आप समझ गए ये प्लस क्यू का जो भी वैल्यू होगा वो इसी पॉइंट पे होगा। या इससे थोड़ी दूर पे हमने बना दिया -Q1, है ना, कहीं बना दिया -Q2, तो ये सारे पॉइंट चार्जेस हो गए। क्लियर है। इसके बाद
दूसरा केस आता है बच्चों डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज का। दूसरा आता है डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज सिस्टम। डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज सिस्टम। अब इसका क्या मतलब है वो मैं अभी बताता हूं, पहले इसको आप फटाफट लिखो जल्दी से। लिख लिया आपने? अब देखो डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज का मतलब क्या हुआ कि चार्ज एक पॉइंट पे कंसंट्रेट नहीं होके बल्कि चार्ज क्या हो, डिस्ट्रीब्यूटेड हो, किसी स्पेस में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो बच्चों उस केस में आपका वो डिपेंड करेगा कि आप किस स्ट्रक्चर पे डिस्ट्रीब्यूट करते हो। जैसे देखो अब मैं अलग अलग स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूं। मान लो ये आपने रॉड लिया है ना, तो रॉड में सिर्फ क्या होता है बच्चों, लेंथ। रॉड में लेंथ होता है। ऐसा ही आप ये भी ले सकते हो, एक सेमी सर्कल रिंग भी ले सकते हो। इसी रॉड को ऐसे मोड़ दिया हमने तो ये क्या बन गया बच्चों, रिंग। क्लियर? फिर तो ये अब इसके ऊपर अगर हमने चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ऐसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, यहां भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, देख रहे हो ना, ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो यहां चार्ज जो है ये लेंथ के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, तो इसको लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। तो मान लेते हैं यहां पे हम लोग एक रेशियो डिफाइन करेंगे। उस रेशियो को देखो, अगर मान लो इस रॉड की लेंथ है L और इसके ऊपर Q चार्ज, इस केस में मान लो कि इसका रेडियस है R और इसके ऊपर भी Q चार्ज, तो यहां पे एक टर्म हम लोग डिफाइन करेंगे बच्चों, लैम्डा। लैम्डा जो कि जिस तरीके से याद होगा लीनियर मास डेंसिटी मैकेनिक्स में बोलते थे, वैसे ही यहां इसको हम लोग बोलेंगे लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी। और ये लैम्डा कैसे निकालेंगे, तो सीधी सी बात है, लैम्डा जो हो जाएगा आपका टोटल चार्ज डिवाइडेड बाई लेंथ। अगर ये यूनिफॉर्मली मतलब समान रूप से वितरित है तो सीधा टोटल चार्ज को लेंथ से डिवाइड कर दो। तो टोटल चार्ज मान लो इस केस में आपका Q है, तो Q बाई L जो होगा यहाँ पे इस केस में लैम्डा का वैल्यू हो जाएगा। और यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे लैम्डा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चों, लेंथ है पाई आर, तो Q अपॉन हो जाएगा पाई आर। तो इस लैम्डा को बोलेंगे लीनियर चार्ज डेंसिटी। और ये किसका हिस्सा होगा, ये हिस्सा होगा डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज सिस्टम का। तो उसका ये एक एग्जाम्पल हुआ, इसके दो और एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल 1 हुआ। इसको लिखो जल्दी से, राइट डाउन करो। कर लिया आपने? चलो इसके और एग्जाम्पल है, और एग्जाम्पल देखते हैं। मान लो कि फिर डिस्ट्रीब्यूट अगर हमने किया और हमने एक डिस्क ले लिया। डिस्क का मतलब समझते हो, डिस्क मतलब थाली, बिल्कुल जैसे रोटी बेलते हैं रोटी के समान, थाली के समान। तो अब यहाँ पे हम लोग यहाँ पे मान लो ये डिस्क है ना, डिस्क। तो इस डिस्क के ऊपर हमने इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ऐसे इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो ये हमने जो डिस्ट्रीब्यूट किया बच्चों, ये एरिया पे डिस्ट्रीब्यूट किया। अब बताओ ये लेंथ में है या एरिया में? बिल्कुल एरिया में। या फिर एक हॉलो स्फीयर दिया। हॉलो स्फीयर मतलब अंदर खाली गोला है और बाकी जो भी है सरफेस पे ही है, ये हॉलो स्फीयर है। हॉलो स्फीयर, इसी को हम लोग सेल भी बोलते हैं, SHELL। इस केस में भी मान लो जो भी आपने चार्ज दिया वो सरफेस पे दिया। हालांकि देखने में डायग्राम सामने में तो सेम ही लगेगा क्योंकि 2 डायमेंशनल बोर्ड है, लेकिन आप समझो कि डिस्क इस तरीके से चपटा होता है और हॉलो स्फीयर आपका पूरा राउंड हुआ। तो यहां पे आपका इस तरीके से यहां पे पॉजिटिव चार्ज आपको दिख रहा है और इसका रेडियस मान लेते हैं R है, इसका भी रेडियस मान लेते हैं R है। तो यहां पे एरियल डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑन एरिया, डिस्ट्रीब्यूशन ऑन एरिया।
इस केस में बच्चों हम लोग डिफाइन करते हैं सिग्मा। सिग्मा जैसे वहां लैम्डा, ये सिग्मा है, इसको बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी। और सिग्मा हो जाएगा बच्चों चार्ज अपॉन एरिया। चार्ज अपॉन एरिया। तो डिस्क के केस में सिग्मा अगर डिफाइन करोगे, सिग्मा 1 इसके लिए, तो वो हो जाएगा Q अपॉन पाई आर स्क्वायर, क्योंकि डिस्क का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। और अगर HS यानी हॉलो स्फीयर के लिए डिफाइन करोगे तो सिग्मा 2 हो जाएगा Q अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। हॉलो स्फीयर का जो आपका होता है वो 4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो इस तरीके से पहला लैम्डा हुआ, ये आपका सिग्मा है। तो जल्दी से इसको राइट डाउन करो। कर लिया आपने? चलो अब एग्जाम्पल 3 देखते हैं। जो अपना एग्जाम्पल 3 है बच्चों, एग्जाम्पल 3 में अब क्या होगा, तो अब हो सकता है वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। लेंथ पे हो गया, एरिया पे हो गया, अब वॉल्यूम। तो मान लो कि यहां पे हम लोग बात करेंगे वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन। ये आपका एक सॉलिड स्फीयर में होगा। सॉलिड नॉन कंडक्टिंग। अब ये सब नॉन कंडक्टिंग मैंने क्यों लिया, इन सब चीज़ों का आंसर आपको आगे चल के मिलेगा। फिलहाल अभी याद रखना आप कि सर ने लिया था सॉलिड नॉन कंडक्टिंग। और यहाँ पे जो चार्ज है, देखने में ये भी तो आपको वैसा ही लगेगा, लेकिन सॉलिड का मतलब खाली नहीं है, पूरा भरा हुआ है। और इस केस में चार्ज सभी जगह है, सिर्फ सरफेस पे नहीं है। सरफेस पे तो है ही और वॉल्यूम में भी है, सब जगह, है ना। इसमें वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन में है कि चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द वॉल्यूम। पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। और इसको हम लोग रो से डिफाइन करते हैं। किससे बच्चों? रो से। और रो की वैल्यू जो होगी, रो ये हो गया वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी जो रो होगा आपका Q अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब। क्योंकि स्फीयर की जो वॉल्यूम होती है तो चार्ज डिवाइडेड बाई 4 पाई आर क्यूब। तो इसको राइट डाउन करो। अब बच्चों यहां पे देखो नेक्स्ट पॉइंट, जो कि बहुत आसान है, ये आपको समझाने की मेरे को जरूरत नहीं, आप जानते हो कि चार्जेस हैविंग सेम नेचर रिपेल ईच अदर। चार्ज की नेक्स्ट प्रॉपर्टी यही है कि सेम नेचर के चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेंगे। प्लस प्लस रिपेल, माइनस माइनस रिपेल। और एंड ऑफ अपोजिट नेचर अट्रैक्ट ईच अदर। और जिसका नेचर अपोजिट होगा वो एक दूसरे को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। क्लियर है? आ रही है बात समझ में? ठीक है। तो इस लेक्चर में बच्चों यहीं तक रहते हैं, फिर बाकी बच्चे पॉइंट्स को हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। ओके, चलो तो इसको राइट डाउन कर लेना।